अस्सलाम वालेकुम। 28 जून 1914 को एक 19 साल का लड़का ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस आर्चड्यूक फर्डिनेंड और इसकी बीवी सोफिया को कत्ल कर देते हैं और इस कत्ल से एक जंग शुरू होती है पूरे दुनिया में जो 4 साल तक लड़ी जाती है, जिसमें 2 करोड़ इंसानों की मौत होती है। और आज हम उस जंग को वर्ल्ड वार 1 या पहली जंग अजीम के नाम से जानते हैं। तो ये जंग हुआ कैसे? ऐसे कौन सी रीजंस थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया जंग का मैदान बना? तो आए जानते हैं इसकी पूरी हकीकत। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। अक्टूबर 1908 को ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हर्ज़ेगोविना पर कब्जा कर लिया। इससे पहले बोस्निया और हर्ज़ेगोविना 400 साल तक ओटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। वहाँ से आज़ादी लेने के बाद बजाय इसके कि वो एक आज़ाद मुल्क बनाए, एक और एम्पायर ने आके इस पर कब्ज़ा कर लिया। तो इस कब्ज़े से बोस्निया के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे और उसके एक पड़ोस मुल्क सर्बिया में भी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अब चूँकि बोस्निया कब्ज़ा हो चुका है और वहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं, तो वहाँ पर इनकलाब की एक तहरीक शुरू होती है, जिसका मकसद न सिर्फ बोस्निया और हर्ज़ेगोविना को आज़ादी दिलाना बल्कि सर्बिया के साथ मुत्तहद होना और उनके साथ मिलकर यूगोस्लाविया नाम का एक मुल्क बनाना, जिसको सर्बिया भरपूर सपोर्ट कर रहा था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस फर्डिनेंड अपनी बीवी सोफी के साथ बोस्निया के दौरे पर जा रहे थे और उसी बोस्निया में इनकलाबी ग्रुप के 6 आदमी इनको मारने का मंसूबा बनाते हैं। फर्डिनेंड अपनी बीवी सोफी के साथ गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक गाड़ी की तरफ एक बम फेंक दिया जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें बहुत सारे लोग ज़ख्मी होते हैं। लेकिन फर्डिनेंड और उसकी बीवी सोफ़ी बच जाते हैं और वहाँ से रास्ता तब्दील करके भाग जाते हैं। प्रिंस फर्डिनेंड अस्पताल का रुख कर लेता है अपनी ज़ख्मी साथियों का हाल पूछने। अस्पताल के रास्ते उनकी गाड़ी एक गलत मोड़ लेती है। जैसे ही वापस वो अपनी गाड़ी को मोड़ लेती है तो सिर्फ 6 फीट के दूरी पर उसी इनकलाबी ग्रुप का एक 19 साल का लड़का गवरिलो प्रिंसिप फर्डिनेंड और उसकी बीवी सोफी को गोली मारकर कत्ल कर देते हैं। ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को जब इस कत्ल की खबर पहुंचती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं और सर्बिया के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि इस कत्ल में सर्बिया का पूरा हाथ था। रूस जब देखता है कि सर्बिया पर अटैक हो रहा है तो वो सर्बिया को बचाने निकलता है। जर्मनी देखता है कि रूस ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो वो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का साथ देते हैं। और जंग शुरू होने से पहले पूरी दुनिया के एम्पायर्स, बड़े पावर्स 2 बड़े ग्रुप में डिवाइड होते हैं, अलाइड पावर्स, सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर में रशिया, ब्रिटिश, फ्रांस, यूएस और जापान होता है, और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर होता है। और इन 2 पावर्स के बीच में जंग शुरू होती है वर्ल्ड वार 1 के नाम से। एक्चुअली जंग ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का सर्बिया के साथ था। तो फिर सारे दुनिया के पावर्स कैसे कूद पड़े इस जंग में, और सारे दुनिया की ताकतें कैसे इतने जल्दी तैयार हो गए जंग करने के लिए? तो 4 बड़े रीजंस बताए जाते हैं इस जंग के, जिसमें से इम्पेरियलिज्म, मिलिटरिज्म, नेशनलिज्म और अलायंसेस। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है दुनिया के जितने भी ताकतवर मुल्क थे, जितने भी बड़े एम्पायर्स थे, तो वो कमज़ोर मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे, लूट मार मचाते थे, अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाते थे, कॉलोनीज़ बनाते थे और वहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते थे। और इस चीज़ को लेकर वो प्राउड फील करते थे कि मेरे अंडर इतना ज़्यादा इलाका आता है, हमारी जो एम्पायर है वो इतना ज़्यादा फैल गया। जैसे कि बरसगीर पर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसके बाद ब्रिटिश ने बरसगीर के ऊपर 200 साल तक हुकूमत की थी। तो इस तरह जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स थे वो कमज़ोर मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा करते थे, उनके ख़िलाफ़ जंग करते थे, अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाते थे। तो ये एम्पेरियलिज़म हो। दूसरा रीज़न था मिलिटरिज़म। एम्पेरियलिज़म मिलिटरिज़म के बग़ैर नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। मिलिटरिज़म का
مطلب یہ کہ جتنے بھی بڑے امپائرز تھے، طاقتور کنٹریز تھے، وہ اپنی فوج کو طاقتور بنا رہے تھے، اسٹرانگ بنا رہے تھے، اور بہت زیادہ جدید اسلحہ بنا رہے تھے، بہت زیادہ ویپنز بنا رہے تھے، تاکہ وہ کمزور ملک کے اوپر آسانی سے قبضہ کر سکے، ان کے خلاف جنگ کر سکے۔ تو فوج کو طاقتور بنائے اور ویپنز، نیو ویپنز کو انہوں نے خریدا، ان کو بنایا۔ اور تیسرا ریزن ہے نیشنلزم۔ اس وقت نیشنلزم کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا۔ اس وقت کی جو مونارکیز، راجا، بادشاہ ہوتے تھے، وہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہمیں دوسروں کے خلاف جنگ کرنا ہے، ہمیں دوسرے ملکوں کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ تو وہ نیشنلزم اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اپنے ملک کو صرف بہتر سمجھنا، بیسٹ سمجھنا، باقی ملکوں کو، ان کے لوگوں کو نفرت کے نگاہ سے دیکھنا، اور ہر وقت جنگ کی حالت میں رہنا، ان کے خلاف جنگ کرنا۔ تو یہ جذبہ وہاں اس وقت کے جو امپائرز تھے وہ ان لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے تھے۔ اور چوتھا ریزن تھا الائنس سسٹم۔ دنیا کے جتنے بھی پاورفل کنٹریز تھے، امپائرز تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو رہے تھے اور زیادہ طاقتور بننے کے لیے۔ ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہوتا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی پر بھی اٹیک ہوتا ہے تو باقی کنٹریز ان کی ہیلپ کرے گا، ان کی مدد کرے گا۔ تو اس طرح کی الائنس بن رہے تھے۔ میں 2 الائنس کا ایگزامپل دیتا ہوں۔ پہلا ہے ٹرپل الائنس، جو 1822 میں سائن ہوا تھا اٹلی، آسٹریو ہنگری اور جرمنی کے بیچ میں۔ اور دوسرا الائنس تھا ٹرپل انٹینٹی، جو 1907 میں سائن ہوا تھا فرانس، برٹش اور رشیا کے بیچ میں۔ تو یہ چوتھا وہ ریزن تھا جس کی وجہ سے ورلڈ وار ہوا۔ تو سینٹرل پاور اور الائنڈ پاور کے بیچ میں یہ جنگ شروع ہوا جو 4 سال تک لڑی گئی، اور بالآخر الائنڈ پاورز نے سینٹرل پاور کو شکست دے دی۔